Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu newspaper analysis for 4th of July 2024. 4th of July अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है आज के दिन, और उसकी खैर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बताऊंगा दैट विल बी फाइनल, एंड उससे ज़्यादा आपको कोई नहीं बताएगा, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। हाँ, कोई बताएगा तो फालतू की चीज़ें, हाथरस में ऐसा हो गया, हाथरस में देखो, ये सारे इवेंट्स जो हैं वो बहुत ही मतलब वैसी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो अपन बात करेंगे प्योरली यूपीएससी के बेसिस पे। यूपीएससी का हमारा टारगेट रहता है, स्टेट पीसीएस वाले अपने आप निकल जाते हैं इससे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को व्यर्थ किए। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो यूपीएससी कोर्स अचूक है उसका बैच 2 स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से अभी 2 क्लासेस हुई हैं इकोनॉमी की, ठीक है ना। तो अभी आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज का जो हम एनालिसिस है फ्रंट पेज से ही। फ्रंट पेज में ऐसी कोई खास न्यूज़ आर्टिकल है नहीं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो वहाँ हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लेट्स मूव अहेड टू पेज नंबर 2। इंपॉर्टेंट नहीं, 3rd इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज़ आइटम्स काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी आपको पढ़नी है। अब हम बात करते हैं नो इंडियन इंडस्ट्री प्रेजेंस इन द बोर्ड ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है, तो ये है, याद रखिएगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसको बोलते हैं, ANRF बोलते हैं इसको, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, विच इज अ हाई लेवल बॉडी conceived to give strategic direction to scientific research in India। भारत में साइंटिफिक रिसर्च को एक नई दिशा देने के लिए इसको बनाया गया है। आप लोगों ने जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसको देखा होगा, उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई थी, और बजट में भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई थी। उसके बाद हुआ क्या था कि 2023 में एक एक्ट आया, तो लिख लीजिए आप लोग कि जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि इसके लिए एक एक्ट लाया गया था जिसको हम बोलते हैं ANRF एक्ट, यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट जो है वो प्रॉपर लाया गया था 2023 में, ठीक है ना। एंड इट विल बी गैल्वेनाइजिंग नियरली ₹36,000 करोड़। इसका जो 5 ईयर का आउटले है 36,000 करोड़ है, और ओवरऑल जो टोटल है वो 50,000 करोड़ का कॉर्पस है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, बेसिकली नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज से, इंडस्ट्री एंड फिलैंथ्रोपिस्ट एंड इंडिया से और बाहर से, हर जगह से इसमें जो है वो इंटेलिजेंसिया लाया जाएगा, एकेडमिया लाया जाएगा, और उसको ऑब्वियसली बात है रिसर्च को एक नई दिशा, नई डायरेक्शन देने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब इसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा, ऑब्वियसली बात है, देयर विल बी अ गवर्निंग बोर्ड। याद रखिएगा जो ANRF है उसका गवर्निंग बोर्ड 15 मेंबर का है, 15 मेंबर्स हैं, और ये नोटिफाई कौन करता है? ऑब्वियसली होता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो इसमें जहाँ जहाँ इसमें ये कहा गया कि चूंकि नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन है उसको बनाने का एक एम ये था कि इंडस्ट्रियल रिसर्च को बहुत ज़्यादा इम्पीटस देना था, तो इसमें ऑथर ने ये कहा कि इंडियन इंडस्ट्री मेंबर कोई नहीं इसमें इंक्लूड किया गया। इंडियन इंडस्ट्री का कोई भी मेंबर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, केवल एक इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें इंक्लूडेड है, वो है रोमेश वाधवानी, हु इज़ एन अमेरिकन बिलियनियर, ठीक है ना। याद रखिएगा अमेरिकन बिलियनियर है। तो इसमें ऑब्वियसली बात है, बोर्ड में ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मेंबर्स रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स रहेंगे या सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप के मेंबर रहेंगे। यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि भाई जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है या गवर्निंग बोर्ड जो है ANRF का, उसमें इंडियन मेंबर्स ही हैं केवल, है ना, सिटीजनशिप में। तो ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा है कि इज एन अमेरिकन बिलियनियर, ठीक है ना, गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा है। 15 मेंबर हैं। पहला फैक्ट मैंने आपको बताया था कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ANRF एक्ट 2023 में पास किया गया था, उसके थ्रू इसको बनाया गया था। रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, ऑब्वियसली बात है, इंटरडिपेंडेंसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया था। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि ANRF ने रिप्लेस किया है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को। इससे पहले जो बॉडी काम करती थी वो थी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसको SERB बोलते थे, और इसका एस्टेब्लिशमेंट 2008 में हुआ था, ठीक है ना। SERB का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2008 में, 2008 में। तो उसको रिप्लेस किया जा रहा है ANRF के द्वारा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो लिखा है क्या क्या, कि इट इज अ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म, इट विल प्रपोज अ मोर एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ रिसर्च,
जिसमें साइंस है, इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लिबरल आर्ट्स के लिए भी है, सोशल साइंसेस के लिए भी है एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और ह्यूमैनिटीज़ की बात की तो देखो इसमें ये भी लिखा है कि इसमें रघुवेंद्र तंवर भी हैं, इसमें द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भैया हिस्टोरिकल रिसर्च वाले लोग, लिबरल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ के लोग भी इसका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का हिस्सा है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ओवरऑल क्लैरिटी रिगार्डिंग द ANRF, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी जो न्यूज़ है वो है स्मार्ट सिटीज़ मिशन को एक्सटेंड किया गया है टिल मार्च 2025। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है, मार्च 2025 तक के लिए इसको कर दिया गया है। याद रखिएगा स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है वो यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन है ऑब्वियसली आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो है उसके अंतर्गत आता है, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। याद रखिएगा स्मार्ट सिटीज़ मिशन को स्टार्ट कब किया गया था, तो जून 2015 में। तो कोई यूपीएससी 2-3 स्टेटमेंट बनाएगा ना, तो एक स्टेटमेंट तो इसका फॉर्मेशन का ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है, एक स्टेटमेंट उनको फॉर्मेशन का देना ही देना पड़ेगा। तो जून 2015 आप याद रखिएगा द फॉर्मेशन ईयर, द फाउंडेशन ईयर ऑफ स्मार्ट सिटीज़ मिशन। तो इसमें क्या किया था इन्होंने कि 100 सिटीज़ चुनी थी, 100 स्मार्ट सिटीज़ चुनी थी, जिनको फिर डेवलप किया गया था ऑन द लाइंस ऑफ वेरी मॉडर्न, ऑन वेरी मॉडर्न लाइंस, ठीक है ना। तो इन स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करना था ऑन मॉडर्न लाइंस, है ना। और ऑब्वियसली बात है डेवलपमेंट प्लान बनाया गया था एरिया को देखते हुए, है ना। उसके अलावा बहुत सारी इनोवेशन हब्स और ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप की गई थी, सारी फैसिलिटीज़ भी रहेंगी, ठीक है ना। तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन का स्टार्टिंग 2015, अभी एक्सटेंशन हो गया है तो 2025 तक लागू रहेगा। स्टार्टिंग जब हुई थी तो 100 सिटीज़ को चुना गया था एंड दैट वाज थ्रू अ कंपटीशन एंड दे वर डेवलप्ड एज द स्मार्ट सिटीज़। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग स्मार्ट सिटीज़ थी, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा सारी चीज़ें। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 2 न्यूज़ आइटम्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी। अगला है इंडिया टू होस्ट द 46th यूनेस्को हेरिटेज पैनल सेशन। तो यूनेस्को हेरिटेज पैनल सेशन का 46th सेशन जो है वो इंडिया होस्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में करेगा एंड इट विल बी द 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। याद रखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है वो बनाई गई है अंडर अ कन्वेंशन जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। लिख लीजिएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो बनाई गई है एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। और ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन आया था 1972 में, 1972 में आया था, 1972 में ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन आया था, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत जो भी डिसीजन मेकिंग का काम होता है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ही लेती है, पूरा डिसीजन जो होता है डिसीजन मेकिंग अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कमीशन, ठीक है ना। ये हो गया यूनेस्को। आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को कब बना, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, 2-3 फैक्ट और लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो यूनेस्को का जो फॉर्मेशन ईयर है वो है 1945, है ना, याद रखिएगा 1945 में इसका फाउंडेशन हुआ। इसके अलावा एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, दैट द हेडक्वार्टर इज इन पेरिस फ्रांस, ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज कमीशन भी पेरिस फ्रांस में ही आई थिंक साइन हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे देखो मैंने कैसे नोट्स तो लिखे हैं बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वॉट एवर इंपॉर्टेंट वॉज देयर। तो 23 नवंबर 1972 को इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई थी जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। पहले इसको कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज बोलते थे, पर इसको बाद में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन बोलने लगे। 23 नवंबर 1972 याद रखिएगा, ठीक है ना, 23 नवंबर 1972। एंड वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है वही गाइड करता है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कैसे काम करेगी, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट। यूनेस्को का बाकी मैंने आपको हेडक्वार्टर बता दिया, फॉर्मेशन ईयर बता दिया, तो ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है ना। दैट इज वन थिंग विच यू कैन डू। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। आप लोग को लग रहा होगा साइंस पेज मैंने नहीं पढ़ा है, देख लो स्पाइरल गैलेक्सीज इवॉल्व्ड 4 बिलियन ईयर सूनर देन एक्सपेक्टेड। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, काम की नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। एडिटोरियल में हम केवल एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, फैक्ट्री एक्सीडेंट्स के ऊपर है। इसमें अच्छा पॉइंट उठाया गया था इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज जो पहला था वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं बता देता हूँ, आप पढ़ के देख लेना, इंपॉर्टेंट आपको नहीं समझ में आएगा। दूसरा है अवॉइडेबल ट्रेजेडी, ये हाथरस के ऊपर है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन तीसरा है ऑफ अकोमोडेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आएंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है फैक्ट्री एक्सीडेंट्स
अ पॉइंटर और टू रस्टी इंस्पेक्शन। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये अभी रिसेंटली डोंबिवली का आपको इंसिडेंट याद होगा, महाराष्ट्र में देयर वाज अ केमिकल फैक्ट्री इन डोंबिवली। वहाँ पर बहुत सारा मतलब एक्सप्लोजन हुआ जिसके कारण कई जाने भी गई, ऑब्वियसली बात है, वर्कर्स के नाम। तो इसमें सबसे बड़ा जो ऑथर ने इशू उठाया वो उठाया है द मेन रीजन फॉर दिस वाज द पुअर इंस्पेक्शन। तो आप लोग जैसे फैक्ट एक्सीडेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। यूपीएससी ऑलरेडी जो लेबर कन्वेंशन है या जो लेबर कंडीशन है उसके ऊपर क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछता रहता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पुअर इंस्पेक्शन। तो ऑथर ने सबसे पहले तो ये कहा है कि अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो 1551 आउट ऑफ 6492 हैजार्डस फैक्ट्रीज वर इंस्पेक्टेड, ओनली 1550 मतलब 23% ही इंस्पेक्शन हुआ। सबसे पहली बात तो हैजार्डस इंडस्ट्रीज में केवल 23% इंस्पेक्शन हुआ, मतलब लगभग 77% इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, अब आप देख सकते हैं। इसके अलावा 3158 आउट ऑफ 39,255 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज वर इंस्पेक्टेड। तो अगर आप देखें रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में भी बहुत कम, मतलब केवल 8.04 इंस्पेक्शन रेट है ओवरऑल इंडस्ट्रियल, है ना। तो अगर हम ये केवल महाराष्ट्र का डेटा है, लेकिन ऑथर ने कहा है कि दूसरे स्टेट का डेटा भी इतना अच्छा नहीं है। तो जनरल इंस्पेक्शन रेट हमारे इंडिया में केवल 17% के आसपास ही है ना, और हैजार्डस फैक्ट्रीज का ज़्यादा से ज़्यादा है तो 25% के आसपास है। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल इंस्पेक्शन की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों ही डिटीरिएटेड है ना। यहाँ तो हालांकि क्वांटिटी के बारे में मेंशन है कि हो नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब क्वांटिटी ही बेकार है और उसकी भी क्वालिटी बेकार है, ठीक है ना। तो पुअर इंस्पेक्शन रेट कैन बी द फर्स्ट इशू। दूसरा ऑथर ने याद दिया कि पुअर इंस्पेक्शन रेट का रीजन एक ये भी है कि जो पर्सनल है वो भी कम है। स्टेट्स में जो पर्सनल है यानी कि जो अपॉइंटमेंट है या जो वैकेंसीज है वो ज़्यादा है इंस्पेक्शन ऑफिसर्स के नॉल, तो इस कारण से भी इंस्पेक्शन कम होते हैं। लेकिन दूसरे रीजन भी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव विलिंगनेस भी नहीं है, तो ये भी एक रीजन है। फिर ऑथर ने तीसरा पॉइंट ये बताया कि जो कन्विक्शन रेट है यानी कि प्रोसिक्यूशन रेट है, मान लो आपने किसी हैजार्डस फैक्ट्री में जाके आपने वो चेकिंग की, कुछ आपको गलत मिला, आपने केस किया, तो उसके बाद उसका कुछ प्रोसिक्यूशन भी होना चाहिए ना, क्योंकि जब प्रोसिक्यूशन होगा तभी तो डिटरेंस होगा, है ना। दूसरी फैक्ट्रियां कब डरेंगी, जब भैया देखेंगे कि यार वो फैक्ट्री बंद हो गई। तो ऑथर ने कहा कि चूंकि प्रोसिक्यूशन रेट इतना कम है कि डिटरेंस इफेक्ट पूरा खत्म हो गया है, द डिटरेंट इफेक्ट हैज वैनिश्ड नाउ, है ना। तो इनका ये कहना है कि चूंकि प्रोसिक्यूशन रेट कम है इसीलिए जो डिटरेंट इफेक्ट है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि जो मतलब इंस्पेक्टर्स जाते हैं इंस्पेक्शन करने, वो बाकी चीजें छोड़ करके अपने ब्राइब और इन सब के चक्कर में दे स्टार्ट टारगेटिंग एंड हैरासिंग द फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो हैरास एंड वो करने लगते हैं। तो मतलब कि जो मेथडोलॉजी ऑफ इंस्पेक्शन है वो भी सही नहीं है ना, द मेथडोलॉजी ऑफ इंस्पेक्शन इज ऑल्सो नॉट राइट, तो उसको भी चेंज करने की जरूरत है। तो ये सब सारे पॉइंट आप लिखते रहिएगा किस तरीके से आपको आंसर बनाना है। जब आंसर लिखेंगे आप तो आप ये मेक श्योर कर सकते हो। तो ऑथर ने वही बोला है फाइनली, जो ऑथर का सजेशन है वो ये है कि भैया आप जो है रैंडम चीजें ना करवाएं, फैक्ट्रीज और रिगार्डिंग आप बिल्कुल आईएलओ कन्वेंशंस को फॉलो करें, जो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशंस हैं रिगार्डिंग दिस, उसको आप फॉलो करें और उसके बेसिस पे ही आप इंस्पेक्शन करें। प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए इंस्पेक्टर्स की, क्या क्वेश्चनायर होना चाहिए, एंड आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, है ना। यू कांट बी वेरी लिबरल एट द साइट ऑफ इंस्पेक्शन में आप छोटी सी भी कमी अगर आप छोड़ते हो तो दैट कैन बी वेरी मतलब लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है वो। तो यहाँ पे ऑथर ने ये सारे पॉइंट्स कहे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा अगर कोई फर्म या ट्रेड यूनियन नहीं मानता है किसी लॉ को या किसी जैसा कि लॉ बनाया जाता है स्टेट का, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, आप पेनल्टी इन्फोर्स कर सकते हो, आप उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो। तो ये पीनल सिस्टम भी एक स्ट्रांग होना चाहिए, इन्फोर्समेंट होना चाहिए ताकि डिटरेंट इफेक्ट बना रहे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। द ओवरव्यू ऑफ फ्रेंच इलेक्शन, ऑब्वियस सी बात है हम फ्रेंच इलेक्शन तो नहीं देखेंगे क्या है, हम एक चीज़ देख सकते हैं फ्रांस का मैप। तो मैं आपको वो मैप दिखा देता हूँ, है ना। इस साल भी वैसे क्वेश्चन आ गया था, ब्लैक फॉरेस्ट और वोस्जेस माउंटेन रेंजेस का पूछ लिया था। ब्लॉक माउंटेन है तो वहाँ पे कुछ और लिख के आ गया था ना यूपीएससी में, शायद फोल्ड माउंटेन करके लिख के आ गया था। तो ये जब चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, ब्लैक फॉरेस्ट और वोस्जेस में कितनी बार चिल्लाता हूँ आप लोग के सामने कि भाई ये ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, लेकिन आप लोग फिर वही है कि वहाँ जाके फिर भूल जाते हो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्रांस में ही ये पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वोस्जेस माउंटेन आपको दिख भी रहा होगा, जूरा माउंटेन्स भी है ना, एल्प्स भी है यहाँ पे। यहाँ पे एक पिरेनीज दिख रहा है, पिरेनीज दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे नीचे, पिरेनीज जो कि स्पेन का पार्ट है। पिरेनीज जो है स्पेन और यहाँ पे फ्रांस को सेपरेट करता है, पिरेनीज रेंजेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पिरेनीज किसको सेपरेट करता है तो फ्रांस और स्पेन को करता है, ठीक है।
फ्रांस के बॉर्डर की बात करें तो स्पेन के साथ तो है ही, एंडोरा के साथ भी यहाँ पे दिख रहा होगा, इटली के साथ आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, स्विट्जरलैंड के साथ बॉर्डर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लग्जमबर्ग के साथ बॉर्डर दिख रहा होगा, जर्मनी के साथ बॉर्डर दिख रहा होगा, बेल्जियम के साथ बॉर्डर दिख रहा होगा, है ना। दैट इज अ थिंग। एंड ऊपर जो लंदन यूके है उसके बीच में देखो इंग्लिश चैनल आता है। इंग्लिश चैनल भी पूछ सकता है, इज द नॉर्थ सी पूछा था ना, अब इंग्लिश चैनल पूछ लेगा। तो इंग्लिश चैनल देखो ऊपर ये यूके लंदन वाला पार्ट है, नीचे यहाँ पे फ्रांस वाला पार्ट है, तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट देखो तो वोस्जेस माउंटेन रेंजेस आपको दिख रहा होगा। बाकी सिटीज़ में रेनीज है, लेमांस है। लेमांस नाम की एक रेस भी होती है, बहुत फेमस रेस है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है ना। आई थिंक कौन है उसमें, क्रिश्चियन बेल है और मैट डेमन है, तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड मूवी। इसका नाम ऐसे फोर्ड वर्सेस फरारी है, यस फोर्ड वर्सेस फरारी, द नेम ऑफ द मूवी इज फोर्ड वर्सेस फरारी। लेमांस के ऊपर ही है वो, एंड यू मस्ट वॉच दैट मूवी, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, है ना। फोर्ड वर्सेस फरारी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल मूवी। देन यहाँ रिवर की बात करें तो पेरिस देखो सीन रिवर पे बसा हुआ है, तो आप देखो सीन रिवर के ऊपर ही बिल्कुल पेरिस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज अ सीन रिवर। देन नीचे लॉयर रिवर, एक और रिवर है, LOIRE, लॉयर रिवर करके भी है ना। लियोन नाम की जगह भी है। जूरा माउंटेन्स आपको दिख रहा होगा, जूरा माउंटेन्स जो है वो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में है, जूरा माउंटेन्स। देन एल्प्स जो हैं, जो यूरोपियन एल्प्स हैं, वो भी आपको दिख रहा होगा इटली वाले पोर्शन में, इटली फ्रांस वाले पोर्शन में एल्प्स दिख रहा होगा। देन मासिफ सेंट्रल आपको दिख रहा होगा, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा नीचे फ्रांस जो है वो मेडिटेरेनियन सी को भी टच करता है, तो वो भी देखो लिखा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी नीचे है ही। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस मैप, आई थिंक। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड प्राइम मेरिडियन फ्रांस से पास करता है, तो ये भी याद रखना, 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है वो पास करता है फ्रांस से। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, तो कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। बात करते हैं टिल रशिया डू अस पार्ट नेटो एट 75। सिंपल सी बात है, नेटो को 75 साल हो गए, क्योंकि नेटो का जो फॉर्मेशन था वो कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, 4 अप्रैल 1949। याद रखिएगा 1949 में जो इसमें ट्रीटी थी उसको बोलते हैं हम वॉशिंगटन ट्रीटी। क्या बोलते हैं, वॉशिंगटन ट्रीटी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा याद रखिएगा कि इसमें जो भी मेंबरशिप है वो कितनी मेंबर हो गई है, द मेंबर्स आई थिंक 32 मेंबर्स हो चुके हैं नाउ। द नंबर ऑफ मेंबर्स आर 32 बिकॉज स्वीडन और फिनलैंड पहले था, फिर स्वीडन आ गया था इसके अंदर, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, 70 टोटल 32 मेंबर्स हो चुके हैं नाउ। एंड वॉशिंगटन ट्रीटी के साथ तो वैसे यहाँ पे 31 लिखा है, मतलब स्वीडन को भी ये काउंट नहीं कर रहा है, तो 31 मेंबर्स ही अपन माने। देखो दिखा है नेटो टुडे हैज 31 मेंबर्स। स्वीडन के चीज़ें ऑफिशियल नहीं हुई होगी स्वीडन की, इसलिए यहाँ पे 31 मेंबर्स ही मेंशन है, तो आप 31 मेंबर्स ही मान के चलो, है ना। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था तब तक हम उसको वही मानेंगे, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा नेटो ट्रीटी जो है, नेटो ट्रीटी जो है उसके अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 है, ठीक है ना। आर्टिकल 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहता है कि अगर आप एक नेटो मेंबर पे अटैक करते हो तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द अटैक ऑन ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द नेटो, है ना। और इसी कारण से ये खतरनाक भी है, क्योंकि अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली बात है दिक्कत हो जाएगी, दूसरी कंट्रीज भी उसके मतलब दूसरी कंट्रीज आ जाएंगी लड़ने। इसीलिए रशिया नहीं चाहता था कि फिनलैंड उसका मेंबर बने, और फिनलैंड इसीलिए चाहता था कि वो मेंबर बन जाए, और फिर फिनलैंड बन गया, तो नाउ रशिया कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट फिनलैंड। तो ये थोड़े कुछ फैक्ट्स थे जो आप याद रख सकते हैं रिगार्डिंग द नेटो। देख लीजिएगा एक बार, मेंबर्स देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अगला टॉपिक है, इंडिया फेसेस हाई डेट बट सस्टेनेबल फॉर नाउ, NCAER। अब ये जो है NCAER वो क्या है मैं आपको बता दूं, तो इट इज नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। और इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1956 में हुआ था। याद रखिएगा 1956 में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च बनी थी, और 1956 में बनी थी। एंड इट इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंडिपेंडेंट ओल्डेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है, इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नॉन प्रॉफिट है, याद रखना, गवर्नमेंट मत कर देना, नॉन प्रॉफिट है, ठीक है ना। एंड ये क्या करता है, ऑब्वियसली ग्रांट फंडेड रिसर्च करता है विच इज फॉर गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, एंड इज वन ऑफ द फ्यू थिंक टैंक्स ग्लोबली दैट कैन कलेक्ट प्राइमरी डेटा। कलेक्ट करता है प्राइमरी डेटा को भी और रिसर्च करके बताता है। 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ, वही बता रहा है कि भैया डेट तो ज़्यादा है लेकिन अभी सस्टेनेबल है। अब यहाँ पे VRR लिखा है, बैंक स्पार्क लेस देन नोटिफाइड। अब देखो लिख VRR दिया है बट ये गलत है, VRR नहीं होगा, ये VRRR होगा, VRRR। देखो क्या होता है, दो चीजें होती है, एक VRR भी होता है
और एक VRR भी होता है। VRR जो होता है वो होता है वेरिएबल रेपो रेट, है ना। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट मतलब कि आप जब RBI से पैसा लेते हो, मतलब जब मार्केट में ज्यादा पैसा डालना होता है ना, तो RBI रेपो रेट के मदद से पैसा डालता है ना, क्योंकि बाकी बैंक जब पैसा लेंगे RBI से तो रेपो रेट पे लेंगे। तो VRR जो होता है एक्चुअली वो मार्केट में पैसा डालने के लिए होता है। और VRRR जब बोलते हैं हम, VRRR, तो ये वेरिएबल रेपो रेट होता है, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट होता है। वेरिएबल रिवर्स रेपो का मतलब कि जब RBI पैसा ले रहा हो मार्केट से, मतलब बैंकों से पैसा ले रहा हो, बैंक मतलब अपना पैसा कहाँ पार्क कर रहे हैं? RBI के पास। तो अब देखो यहाँ पे न्यूज में हेडिंग में लिखा है, बैंक्स आर पार्किंग लेस देन द नोटिफाइड सम। बैंक कम पार्क कर रहे हैं देन द नोटिफाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि VRRR की बात चल रही है, तो यहाँ इन्होंने VRR लिख दिया। नीचे पूरा आपको VRRR ही दिखोगे, तो ये देखो VRRR दिख रहा है, ये नीचे भी VRRR दिख रहा है, ये भी VRRR। तो ये उल्टा लिख दिया ऊपर यूपीएससी ने, तो यहाँ सॉरी द हिंदू ने। आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया कि क्यों इसको यूज करते हैं। तो VRR क्यों करते होंगे? जब सिर्फ रेपो रेट कर रहे होंगे, तो मार्केट में क्या कर रहे होंगे? ज्यादा पैसा डालना होता है तब VRR का यूज करते हैं, और मार्केट से जब पैसा खींचना होता है तो VRRR का यूज करते हैं। मार्केट से पैसा खींचना क्यों होगा? ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और मार्केट में पैसा डालना क्यों होगा? ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा एक और है, याद रखिएगा, एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या होता है, जब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा डालती है मार्केट में, मतलब जब बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा पैसा डालता है RBI, तब उसको बोलते हैं एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड। और अब क्या हो रहा है? विड्रॉल ऑफ एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड, मतलब कि अब वो मार्केट से पैसा खींचना चाह रहे हैं ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि आप याद रख सकते हो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये बहुत अच्छा टॉपिक था। वैसे एक VRR और होता है, वो भी बता देता हूं आपको, लेकिन वो यूपीएससी VRR नहीं लिख के देगा, वॉलेंट्री रिटेंशन रूट होता है। ये कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो वॉलेंट्री रिटेंशन रूट जो होता है, इट वाज अ चैनल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इनेबल द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो भारत के डेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे थ्रू दिस चैनल, जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री रिटेंशन रेट। तो याद रखिएगा, इट्स अ चैनल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि FPIs के लिए था, ताकि वो इंडिया के डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। वॉलेंट्री रिटेंशन रेट। तो ये मैंने आपको अलग से एक फैक्ट बता दिया, ताकि आप इसको तैयार कर लो और देख लो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। देन यूक्रेन के एक टाउन का नाम आया था चासिव्यार, तो इसको लिख लेना नोट्स में, बस ये यूक्रेन में है। लोकेशन टाइप के क्वेश्चन को कभी आ गया तो टैकल कर लेना, है ना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आज मेरीन ड्राइव, जो लोग बॉम्बे में रह रहे हैं ना, आज मेरीन ड्राइव की परेड है, वो वर्ल्ड कप की। मेरे हिसाब से मत जाना, क्योंकि ऐसी भीड़ भाड़ इलाके में मत जाओ। आप लोग स्टूडेंट हो, कुछ इधर उधर, भैया आजकल भारत का भरोसा नहीं है। लोग इतने पागल हो चुके हैं आस्था के नाम पे, या लोग इतने पागल हो चुके हैं बहुत सारी चीज़ों के नाम पे, कि कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ घर से देखना, ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो ऑल द बेस्ट, दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।